प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी पढ़ रहे हैं और आज आपकी यूनिट 2 चलने वाली है। और हमारी जो केमिस्ट्री क्लास है वो 5:30 बजे होती है, फिजिक्स 5 बजे होती है और मैथमेटिक्स हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रहा है जिसमें अलजेब्रा बुक चल रही है, वो भी केवल 399 रुपीज में। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 का नाम आप भली भांति जानते हो। कौन सी पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर दिख रहा है हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम आप जानते हो क्या है? मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या नाम है इसका? मैग्नेटोस्टैटिक्स। अगर मैं आपसे बात करूं मैग्नेटोस्टैटिक्स है क्या, तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, याद है कुछ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और मैंने आपको बुक स्टार्टिंग के समय बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ज। किसकी? स्टडी ऑफ चार्ज की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? आपकी चार्ज की स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। और ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड की थी। पहला पार्ट जो था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड है मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या है बच्चा? मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या है? मैग्नेटोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। यहाँ मैग्नेट मतलब रेस्ट नहीं। इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मैग्नेटोस्टैटिक्स जो होता है इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी है। किसकी स्टडी है? मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किससे होता है? मैग्नेटिक फील्ड से। उससे किससे? मैग्नेट से। यहाँ पे हमें समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट हो रहा है? मैग्नेट से। चलो सिंपल सी चीज है। और साथ में ये किससे जनरेट होता है? स्टडी करंट से। स्टडी मतलब जो समय के साथ ना बदल रही हो। अगर समय के साथ बदल रही हो तो क्या जनरेट होगा? जो समय के साथ बदल रही है उससे जनरेट होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो मैंने बताया, अब मेरे पास चार्ज है, चार्ज रुका हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन है, एज्यूम करो ये इलेक्ट्रॉन है, रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है तो किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन एज रेस्ट। और अगर ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, टुडू 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 टुडू। अब दौड़ने के भी 2 तरीके हैं। कैसे? एक तो वो गाना है ना, यूं कभी चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। तो यानी कि क्या कर रहा है? यो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। कभी चलते हुए रुक गया, कभी दौड़ने लगा, कभी स्लो हो गया। वो क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। जैसे गिलास में पानी लिया, गिलास में इलेक्ट्रॉन भरे हुए, आपने ऐसे फेंका तो क्या पानी सारा एक जगह गिरेगा? नहीं, जगह अलग अलग गिरेगा। यानी कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो उससे जनरेट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मैं आपसे बात करूं एक्सरेज, लेकिन अगर एक साथ ही दौड़ रहा, ना वो चल रहा ना रुक रहा, क्यों? क्योंकि उससे प्यार नहीं हुआ। क्यों? कभी चलते चलते रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? तो वो ना रुक रहा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स कहता रहता है। यानी कि स्टडी करंट, एक समान करंट हो या मैग्नेट हो, उससे क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब मैं आपको क्या करूं, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता चुका हूं। क्या? मैग्नेटोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट और स्टडी करंट। अरे सर क्या? अरे देखो, मैग्नेटोस्टैटिक इज स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी? ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्स और स्टडी करंट। लो, इतनी सी इसकी डेफिनेशन थी, लिख दी। अगर आपको ये समझ में नहीं आई डेफिनेशन, साइड से लिख दो। लिख ली? चलो अब क्या कर रहे हैं? अब हम चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सर मैग्नेटोस्टैटिक्स तो समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी है। अब मैग्नेटिक फील्ड ही क्या है? अब मैग्नेटिक फील्ड समझने की कोशिश करते हैं। क्यों घबरा रहे हो? जब हम यहाँ हैं आपको मजा आने वाला है। क्या समझते हैं अब हम? मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने टेक्नोलॉजी
प्लस व्हाइट बोर्ड, दोनों मिक्स कर दिए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर व्हाइट बोर्ड पे मजा आता है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर जैसे पढ़ा रहे हो वैसे ही मजा आ रहा है। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, व्हाइट बोर्ड प्लस टेक्नोलॉजी, जो ये वाला इंटरफेस आपके सामने है। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो रीजन है, एक क्षेत्र है। जैसे समझो ये मेरे पास कोई चुंबक है, मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब दूसरी मैग्नेट आपके पास है, क्या वो मैग्नेट और ये मैग्नेट आपस में कोई फोर्स लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये एक दूसरे के रीजन में नहीं आए। अब दूसरी मैग्नेट मैं आपसे छीन कर ला रहा हूं, धू धू धू, जब मैं पास लाऊंगा तो क्या होगा? ये इसके रीजन में आते ही, इसका रीजन ये है और इसका रीजन ये है, जब एक दूसरे के रीजन आएंगे तो या तो ये अट्रैक्शन लगाएंगे या रिपल्सन लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का मतलब भी क्या है? क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसके चारों, जिसमें आने पे कोई दूसरा मैग्नेट अट्रैक्शन फोर्स फील करे या रिपल्सन फोर्स फील करे, क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ और स्पेस, लिख दूं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस। लो साइड में आगे लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस नियर ए मैग्नेट कह लूं, इलेक्ट्रिक करंट कह लूं और मूविंग चार्ज कह लूं। अरे यार ये तीनों ही तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। मैग्नेट भी करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी करता है, मूविंग चार्ज भी करता है। ठीक, तो क्या हो गया? उसके चारों ओर का रीजन जहां पर कोई अदर मैग्नेट क्या फील करता हो? कोई फोर्स फील करता हो, क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। समझ गए मैग्नेटिक फील्ड? चलो अच्छी बात है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये तो आपको पता है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, पर आपकी बुक का टॉपिक है, दिया हुआ टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको इसे समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हो क्या होता है? क्या सर? बहते हुए आवेश को, बहते हुए आवेश को। अरे यार इलेक्ट्रॉन है, रुका हुआ है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं रुका हुआ, ये रहा सावधान की पोजीशन में, क्या करंट बहेगी? नहीं बहेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो क्या फ्लो करेगी? वहां पर एक करंट फ्लो करेगी, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या? मूविंग चार्ज इज इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। या आपने ये नहीं पढ़ा क्यू बराबर आई टी? तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं टाइम को 1 मान लूं तो मेरा आई किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के। तो चार्ज पर यूनिट, यूनिट मान लिया ना, यूनिट का मतलब एक, जब समय को 1 मान लोगे तो आवेश करंट के बराबर हो जाएगा, चार्ज करंट के बराबर हो जाएगा। क्या? चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अब मैं आपको बताऊं क्या है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर। ठीक, लिख दूं यहां पे, यहां पे लिख दूं, क्योंकि उधर स्पेस हम यूज कर लेंगे कुछ चीज दिखाने को आपके लिए कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे चलती है। एन इलेक्ट्रिक करंट इज मूवमेंट, मूवमेंट of electric charge through an electric conductor और स्पेस। किसी भी स्पेस में हो या इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, मान लो ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, वायर का छोटा सा एक हिस्सा है, ठीक, छोटा सा हिस्सा है ये एक वायर का, टू इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या मेरे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? मेरे में, तो मैं करंट लगाऊंगा आपको? नहीं लगाऊंगा। सर जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि वे इधर उधर डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, कोई इधर को जा रहा है तो कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को तो कोई इधर को, तो
जैसे ये ऊपर को था ये नीचे को, तो इसके मूवमेंट को इसने कैंसिल कर दिया, तो जिस वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन जैसे मुझे सॉकेट से जोड़ते हो तो मैं करंट लगाने लगूंगा। अब मैंने क्या करा, इसे जोड़ दिया सर्किट से, इधर प्लस और इधर माइनस, तो सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या दिखाई देगा, प्लस, और जो आपके क्या है प्रोटॉन्स, उन्हें क्या दिखाई देगा, माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्लस की तरफ दौड़ना चालू कर देंगे। टू टू टू। तो करंट जब सबकी एक डायरेक्शन होगी तो अब कोई किसी का कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो मेरी करंट इधर फ्लो कर जाएगी। क्या लिख दूं, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। अबे यार पॉजिटिव क्या चलेगा, प्लस से माइनस की, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, व्हाइल, दिख रहा है, व्हाइल नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक, फुल स्टॉप। इलेक्ट्रिक करंट flows in the direction of positive charge, दिख रहा है, कॉमा, अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। यानी कि करंट किसकी दिशा में बहती है, जिस दिशा में प्लस चार्ज जा रहा है उस दिशा में आपकी करंट बहेगी। अब यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब अपवाद, एक विवाद है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ, वीडियो पॉज करो, अभी नहीं, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो, उसका आंसर, वीडियो पॉज करो और बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर तो वे होती है जिनमें डायरेक्शन होती है, स्केलर वे होती है जिनमें डायरेक्शन नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक करंट है, मैंने बताई, ये क्या करती है भैया, पॉजिटिव की डायरेक्शन में बहती है, तो इसमें डायरेक्शन होगी, लेकिन डायरेक्शन होते हुए भी वो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका कोई जवाब दे नहीं पाता, ऐसा क्यों है? जब इसमें डायरेक्शन है तो ये इलेक्ट्रिक करंट फिर वेक्टर ना होकर स्केलर कैसे होगी? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, इसका कारण मैं बताता हूं, यही अलग से ना लिख के यही लिख दूं, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लो। अरे यार नहीं आया समझ में, नहीं आया, अभी समझाऊंगा भैया। अब यहां तक आपको लिखना है, पर आगे मैं आपको एक चीज बता दूं काम की भैया। वेक्टर होने के लिए दो चीज होनी बहुत जरूरी है, एक तो डायरेक्शन तो होगी, प्लस मैग्नीट्यूड है। अरे नालायको, मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी होता है। वेक्टर होने के लिए दो चीज कौन कौन सी जरूरी है, एक तो डायरेक्शन और दूसरी फॉलो करनी चाहिए वेक्टर एडिशन लो। फॉलो क्या करना चाहिए, वेक्टर एडिशन लो। जो इन दो कंडीशन को फुलफिल करता है वही वेक्टर होता है। जो मेरी इलेक्ट्रिक करंट है वो पहला तो फॉलो कर रही है, दूसरा फॉलो नहीं करती। सर कैसे? आपको याद हो आप वेक्टर कैसे जोड़ते थे कि राम 10 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया, तो वो पहले पॉइंट से कितनी है, ऐसे ट्रायंगुलर लो ऐसी तो जोड़ते थे, याद है। लेकिन करंट में ऐसा नहीं होता, करंट में तो सीधा ही सिंपल ही जुड़ता घटता चला जा। कैसे? 10 एम्पियर आ रही थी, मैंने 4 एम्पियर इधर ले ली, तो आगे कितनी चलेगी, 6 एम्पियर।
सिंपल सा ही तो है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। तो ये तो सादा सिंपल जुड़ रहा घट रहा, इसमें वेक्टर एडिशन का कोई काम नहीं हो रहा। इसमें सादा जैसे स्केलर्स जुड़ते घटते हैं ना, तो करंट हमारी ऐसी जुड़ती घटती है। तो इस वजह से इसमें डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। अब ये वेक्टर एडिशन लॉ जो हमसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़े हैं, वे भले अच्छे से जानते होंगे इसे, जो हमारे साथ थर्ड में आ लिए। इट्स एसआई यूनिट इज, इसकी एसआई यूनिट आप जानते हो बखूबी कितनी है? एम्पियर। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो आगे, चलो इधर का हिस्सा रफ कर दे रहा हूं। अब इलेक्ट्रिक करंट में दो चार चीजें और लिख लो। दो चार चीजें क्या? इसका फॉर्मूला, if a charge delta q crosses an area in time delta t, then average current, एवरेज बेटा करंट एवरेज ही निकलते हैं, इंस्टेंटेनियस निकलती है। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू नहीं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। एंड इफ अगर डेल्टा टी आपका टेंड्स टू जीरो करे, देन इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी? इंस्टेंटेनियस करंट, क्षणिक धारा। अरे यार मैंने बताया आप क्षणिक ही बताते। जैसे मैं पूछूं अब कितनी करंट है, आपने मेजर करी कि इस टाइम इतनी करंट है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षणिक धारा। तो देन इंस्टेंटेनियस करंट आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी। ये आ गया आपको। अब यहाँ पे एक चीज और याद रख लो छोटी सी, करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया। अगर मैं आपको बताऊं करंट डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि मुझे आगे डेरिवेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। करंट डेंसिटी क्या होती है? चार्ज नहीं, करंट डेंसिटी, डेंसिटी आप जानते हो वॉल्यूम या एरिया या लेंथ के रेस्पेक्ट में जो बताते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या हो गया? करंट पर यूनिट एरिया, फुल स्टॉप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप चाहो तो पूरी डेफिनेशन लिख लें, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय J, फुल स्टॉप। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे डेंसिटी होगी तो डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? J बराबर I अपॉन A। लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इसकी जरूरत पड़नी है। ठीक है, मुझे इसकी डेरिवेशंस में जरूरत पड़नी है, इसलिए मैंने आपको ये लेने के लिए बोला। जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब हम आगे चलते हैं। कर दो रफ। चलो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं बायो सैवर्ट लॉ, बायो सैवर्ट का नियम। आप इससे भली भांति परिचित हो, बायो सैवर्ट का नियम क्या है क्या नहीं। तो बायो सैवर्ट का नियम आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। कहाँ सर? आपने 12th में भी पढ़ा है, BIOT, बायो सैवर्ट, SAVART लो। देखो बायो सैवर्ट ने क्या बताया, हमने पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। सर ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? अरे एक धारावाही चालक, एक ऐसा बॉडी, ऐसा पिंड जो करंट रखता हो। जैसे अगर आपको सॉकेट में उंगली देकर सॉकेट ऑन कर दूं तो आप भी क्या बन जाओगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो भी अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा?
कितना प्रोड्यूस होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये निकालने के लिए बायो-सैवर्ट ने एक फॉर्मूला दिया, एक नियम दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट का नियम कोई खतरनाक नहीं है। कैसे दिखते थे बायो-सैवर्ट जी? दिख गए? हैंडसम बॉय। आओ, बायो-सैवर्ट लो क्या था? ए करंट कैरिंग कंडक्टर अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट, दो पार्टीशन में बांट दूं, आ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसिस, क्या प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ? अभी बताए तो 2 मिनट पहले ही, प्रोड्यूसिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है अराउंड इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, है? सो बायो-सैवर्ट डिड्यूस का मतलब उत्पत्ति, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एलिमेंट, अराउंड द एलिमेंट। सर ये एलिमेंट क्या है? अरे एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, कैसे? लेट अस कंसीडर DL बी द लेंथ एलिमेंट। DL मैंने क्या मान लिया? लेंथ एलिमेंट मान लिया, फुल स्टॉप। लेंथ का एलिमेंट ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट आई। यो वायर कितनी करंट कैरी कर रहा है? वायर कैरिंग अ करंट आई, ठीक, फुल स्टॉप। लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम, दिख रहा है, फ्रॉम लेंथ एलिमेंट DL ही लिख दूं, फ्रॉम DL, फुल स्टॉप। अब क्या कर रहा हूं, मैंने एक वायर ले लिया, ये ले लिया, इस पे मैंने क्या करा, एक छोटा सा, यहां मान लो, यहां पे मैंने एक लेंथ एलिमेंट ले लिया, छोटा सा ले लिया, ये लेंथ एलिमेंट हो गया DL। यहां पर कोई पॉइंट P है, और ये यहां से क्या आ गया, ये R वेक्टर हो गया, इसका हो गया। और यहां से ये कितना एंगल बना रहा है बच्चा? ये एंगल बना रहा है थीटा। तो इस लेंथ एलिमेंट की वजह से क्या जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कितना होगा? लिखूं, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा लेंथ एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा होगा, ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट विल बी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट लिख लो चाहे, क्योंकि इसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है? I। तो इस I की वजह से ही तो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको जो लिखना हो वो लिख लो। जैसे मैं आपसे बताऊं, आपकी कृष्णा की बुक में यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन लेंथ एलिमेंट, ऐसे लिख लो, ड्यू टू करंट इन एलिमेंट लिख दो, पूरा क्यों लिखना हुआ? विल बी पहला पॉइंट, डायरेक्टली proportional
टू द करंट इन द एलिमेंट दैट इज, यानी के मैग्नेटिक फील्ड जो है जितनी उसमें करंट है उसके क्या होगा समानुपाती, यानी कि डी बी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, पहला। दूसरी बात जो इन्होंने बताई, दूसरी बात किन्होंने, बायो सावर्ट ने, विल बी तो लिख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, किसकी लेंथ, ऑफ लेंथ एलिमेंट दैट इज डी बी प्रोपोर्शनल टू डी है। दूसरी बात ये बताई, करंट जितनी ज्यादा होगी, अरे मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेंथ एलिमेंट की लंबाई जितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। तीसरी बात जो इन्होंने बताई, क्या, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल, कौन से एंगल का साइन होगा इसका, यो बन किस किस के बीच रहा है, डीएल के बीच, साइन ऑफ द एंगल मेड बाय लेंथ एलिमेंट डीएल एंड लाइन joining DL to P। अरे किसके समानुपाती होगा, डीबी समानुपाती साइन थीटा के, किसके, साइन ऑफ द एंगल। देखो साइन ऑफ द एंगल कौन से साइन के, जो बन रहा है किस किस के बीच बेटा, डीएल के और उस लाइन के जो डीएल को पी से जोड़ रही है। इधर का हिस्सा रफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, आशा है ले लिया होगा। चलो अब इधर का हिस्सा रफ कर दे रहा हूं, ये मैं रफ कर दिया इधर का हिस्सा। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, थर्ड तो हो गया, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, विल बी इनवर्सली आ गया भैया आपके, तो ध्यान से लिखना, अब तक डायरेक्टली, इस बार क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, PROPOR। भैया इंग्लिश और मैथ दोनों कमजोर है, देख लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच की, बिटवीन DL एंड P, DL और P के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज DB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये होगा, ये मेरा चीजें किसने बताई, बायो सावर्ट ने। पर बायो सावर्ट ने क्या करा, सबको कंबाइंड भी करा, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन तो है नहीं, ये इक्वेशन ही मान लो, ये 1 2 3 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, ये आपने पढ़ा है बायो सावर्ट का लो, एंड फोर्थ क्या हो गया, डीबी प्रोपोर्शनल हो गया किस किस के, आई के भी, डीएल के भी, साइन थीटा के भी, इन सब के तो प्रोपोर्शनल हो गया, और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाओगे तो यहां पर क्या आएगा, dB इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा। अब मुझे फटाफट वीडियो पॉज करो और बताओ ये कांस्टेंट कितना है, ये k कितना है। हियर k इज इक्वल टू, जैसे उसमें मानना गया था ना, किसमें,
आपकी 1/4 पाई कूलाम्स लॉ में ऐसा ही है ये। और एक चीज और ध्यान रखना, जो कूलाम्स लॉ काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करता है ना, इसमें कौन सा करता है? बायो सावर्ट। नहीं मुन्ना, एम्पियर्स लॉ। जो कूलाम्स लॉ किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम करता है, एम्पियर्स लॉ सेम इसमें काम करता है। सर एम्पियर्स लॉ क्या है अभी बताएंगे, पहले आप यहाँ आ जाओ। हियर के इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। म्यू नोट क्या है? उसमें क्या था? परमी एबिलिटी। इसमें क्या है? परमिटिविटी। इसमें क्या है? परमी एबिलिटी। परमी एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमी एबिलिटी। इसकी आपको पता है वैल्यू कितनी होती है? 10⁻7 -7। कमेंट बॉक्स में टिक मारो। तो डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी मैं अभी करा देता हूं, अलग से नहीं कराऊंगा, अभी करा देता हूं। फटाफट इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, सुपर फास्ट हैं आप लोग हैं। चलो अब इसका हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं करने की। चलो अब मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन, अरे यार म्यू नोट अपॉन 4 पाई तो लिखना भूल ही गया, आर स्क्वायर। मैंने क्या किया? आर से मल्टीप्लाई कर ली, आर से डिवाइड। सर ये क्यों कर रहे हो? अभी बता दूंगा। डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। हो गया। अब मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूं, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इसे क्या लिख लूंगा? आई डी एल क्रॉस आर। दोनों वेक्टर है ना, डी एल भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, अपॉन आर क्यूब। ये इसकी लो वेक्टर क्यूब आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई। सर ये वेक्टर फॉर्म कैसे आई? अरे यार ए क्रॉस बी क्या वेक्टर्स में नहीं होता? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ए बी साइन थीटा, यही तो होती है। एन कैप भी आता है डायरेक्शन बताने के लिए। तो डीएल क्रॉस आर की जगह क्या आएगा? डीएल आर साइन थीटा। सर क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते थे? यहां से ऐसे नहीं लिख सकते थे? डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई क्रॉस डीएल अपॉन आर स्क्वायर। आई क्रॉस डीएल कितना हो जाएगा? आई डीएल साइन थीटा। नहीं ऐसे नहीं लिख सकते। अरे डीएल तो लेंथ एलिमेंट है, वेक्टर हो गया। आई तो वेक्टर नहीं है, आई तो स्केलर है। समझ गए क्यों? जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये केवल किन के बीच होती है? वेक्टर्स के बीच। और ये कैसी क्वांटिटी है? करंट स्केलर। अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखा जाएगा। ये इसकी क्या होगी? वेक्टर फॉर्म। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड लक। आपको मजा आया होगा। कल की क्लास में क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ बुक उठाकर। कल की क्लास में जो हम करने वाले हैं कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कल की क्लास में हम ये करेंगे कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में अगर टाइम मिला तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम ये दोनों टॉपिक कल कोशिश करेंगे कल कवर करा दूं। देखो अब आपकी बुक आधे से ज्यादा खत्म होगी हो रही। आप कंफ्यूजन में थे ना, सर यूनिट 1 इतने दिन खींच दी, तो यूनिट 1 काफी बढ़िया। यूनिट 2 आपकी 5-6 दिन में खत्म हो जाएगी, और यूनिट 3 और 4 तो 5-6 दिन में दोनों खत्म हो जाएंगी। ठीक सर, ऑप्टिक्स आज या कल में हम स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।